ट्रांसप्लांट्स। बॉस ऐसा है कि मैं अभी एनसीईआरटी को टैली नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ट्रिक्स अगर जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम से पहले देना है। आप मान लो, ये मेरी बात मैं बार बार कहते आया हूँ कि इसके अंदर हर एक लाइन की कोशिश की गई है, क्योंकि एनसी अगर मैं हर लाइन की ट्रिक ही बना दूँ तो पूरी एनसीईआरटी बहुत मोटी हो जाएगी दोस्त। तो ट्रिक्स ऐसे पॉइंट हो गई है जो पॉइंट्स में आपको लिटरली प्रॉब्लम होगी, जैसे मुझे खुद होती है। तो मैंने आपको ध्यान में रखते हुए अपने आप के हिसाब से इसको बनाया है कि मुझे इससे दूसरों को भी फ़ायदा हो जाए। ठीक है, अब ये है कि ये सारे कंटेंट्स आप तक प्रॉपर पहुँचे। इसके लिए मैं पहले, इनसे पहले जो भी वीडियोस बनाता था उसमें टैली कराता था एनसीईआरटी से, लेकिन इस बार टैली नहीं करा रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम हो चुके हैं आपके करीब। आपसे मेरी बहुत ही रिक्वेस्ट है कि आप एक बार एक काम करो, एनसीईआरटी खोलो और इसको टैली कर लो। नहीं तो दूसरा मेरा जो रिकमेंडेड मेथड रहता है, आप मेरा शॉर्ट नोट्स खोलो, ये ट्रिक वाली खोलो, डायरेक्ट क्वेश्चन करो। अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो डायरेक्ट खोलो और क्वेश्चन पे हिट करो, और मेरे ये ट्रिक वाले कॉपी में मैच करो कि ये ट्रिक कहाँ है। अगर ट्रिक से सॉल्व होते हैं, आप देख लेना 30-40% बिना पढ़े मेरे ट्रिक से सॉल्व होगा। और ये ट्रिक्स को आप याद करोगे, बहुत ही फनी है। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रिक्स हैं ये। अब उसके बाद अगर आप फंस जाता है, तब जा कर के आप रीड करोगे वन टाइम एनसीईआरटी। एक बार रीड करना है, बार बार रीड नहीं करना है दोस्त। एक बार रीड करना है और आपको मेरी ट्रिक्स को बार बार रीड करना है। ये बहुत फनी है, इसको याद हो सकता है आराम से। ठीक है, ट्रांसलोकेशन की बात करते हैं कि ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट की बात करें तो पहला आपको टर्म मिलेगा ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन को ज़रा मैं समझा दूं कि ट्रांसपोर्ट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस प्रोसीड्स थ्रू वैस्कुलर टिश्यू कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। अब इसकी ट्रिक नहीं है मेरे पास, क्योंकि इसकी ट्रिक मैं क्या बनाऊँ, आप खुद अगर आपको आता है तो आप सोच के देखो। तो ये ट्रांसलोकेशन टर्मिनोलॉजी है, इसको याद करना पड़ेगा। तो मैंने अपने लिए लिखा है, आपके लिए नहीं लिखा है, कि ट्रांसलोकेशन बेटा क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, लंबे दूरी तक ले जाने के लिए उसको ट्रांसपोर्ट करना है लंबे दूरी के लिए, और वो भी वेस्कुलर की टिश्यू के थ्रू होता है। इसी प्रोसेस को आप ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। हाँ, अब काम की चीज़ आपके पास ये आया कि जो डिफ्यूज़न प्रोसेस है, डिफ्यूज़न प्रोसेस क्या है, ये एक पैसिव प्रोसेस है, ये एक इंडिपेंडेंट ऑफ लिविंग सिस्टम है। ये बात एनसीईआरटी कहती है। तो आपको ये बात हमेशा याद रखने के लिए क्या है कि इस तरह के पॉइंटों के लिए मेरे पास ट्रिक है कि डीपी इन लिविंग सिस्टम, ये हमारा ट्रिक याद करो और आप सॉल्व करो, सवाल सॉल्व हो जाएंगे। क्या है, डी से डिफ्यूज़न, पी से पैसिव, इन से मतलब इंडिपेंडेंट, और लिविंग मतलब लिविंग सिस्टम। इंडिपेंडेंट ऑफ लिविंग सिस्टम, डिफ्यूज़न इज़ ए पैसिव प्रोसेस। बस ये याद हो जाएगा। फिर आगे चलो, हमारा ट्रिक है कि एनसीईआरटी कहती है कि प्योर वाटर का जो पोटेंशियल होता है, वो पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज़ ज़ीरो। बराबर, सॉल्यूट जैसे ही मिलाएंगे पानी में तो क्या होगा, साई एस इज़ ऑलवेज निगेटिव। साई एस इज़ ऑलवेज निगेटिव, यानी सॉल्यूट का पोटेंशियल हमेशा निगेटिव लेना है। भैया ये बात याद नहीं रहती है यार। वाटर की पोटेंशियल ज़ीरो लेते हैं प्योर वाटर का, ये बात तो याद रहती है, मुझे तो रहती है, लेकिन ये साला नहीं रहता है कि साई एस को निगेटिव लेना है। इसीलिए हमारे पास ट्रिक है कि एस पी हमेशा निगेटिव होता है, एस पी हमेशा निगेटिव होता है। अब देखो, ये सॉल्यूट पोटेंशियल हमेशा निगेटिव होता है, सॉल्यूट पोटेंशियल इज़ ऑलवेज निगेटिव। सॉल्व हो जाएगा। फिर उसके बाद देखो, सॉल्यूट पोटेंशियल हमेशा निगेटिव होता है, याद हो जाएगा। एसपी हमेशा निगेटिव होता है, सॉल्यूट ज़्यादा तो साई एस मोर निगेटिव वैल्यू। अब बात सही है कि जितना ज़्यादा आप उसमें सॉल्यूट मिलाओगे, सॉल्यूट अगर आप नहीं समझते हो
तो शायद समझते होगे कि देखो पानी है बराबर, इसमें अगर 1 चम्मच नमक घोल रहे हो तो ये नमक जो होगा आपका वो सॉल्यूट होगा, और जो ज़्यादा क्वांटिटी में होगा वो सॉल्वेंट होगा। अच्छा, डीपीडी एक टर्म आता है, अगर आप पुराने स्टूडेंट हो नीट के तो डीपीडी मतलब आपको समझ में आता होगा। और डीपीडी का ये डिफ्यूज़न प्रेशर डिफिसिट, उसमें ना जाने एक्सपेरिमेंट दे रखा है और आप बुक पढ़ोगे आपको भेजा खराब होगा। डीपीडी का एक सिंपल मीनिंग होता है बॉस, थ्रस्ट। थ्रस्ट मतलब प्यास। प्यास बोले तो जो पानी पीने के लिए प्यास लगती है वही प्यास है। डिफ्यूज़न प्रेशर डीपीडी, डीपीडी का फुल फॉर्म लिख लो, डिफ्यूज़न प्रेशर डेफिसिट, डिफ्यूज़न प्रेशर डेफिसिट। बस अब इसका अंग्रेजी मीनिंग तो आप लिख लिए। एक फॉर्मूला दिया हुआ एनसीईआरटी में, वो याद नहीं होता है सॉरी। वो फॉर्मूला को याद करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए कि कुछ ना कुछ ट्रिक्स होना चाहिए। तो मैं आपको ट्रिक देता हूँ। वो ट्रिक क्या है कि वेस्प है। वेस्प कैसे पढ़ोगे? वेस्प वाटर, सॉल्यूट और पोटेंशियल। तो वाटर का, प्योर वाटर का जो पोटेंशियल होगा वो सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। बस इतना तो एक फार्मूला एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यही है, वेस्प से याद कर लोगे। अच्छा, डीपीडी मतलब ओपी माइनस टीपी, ये याद कर लेना, ये एक्स्ट्रा मॉड्यूल से निकाला हुआ है। तो देखो डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी, क्योंकि आपको क्वेश्चन में इस तरह से 2 सेल दे देगा, ए और बी दोनों को टच करके दोनों में ओपी टीपी लिखा रहेगा, तो आप उसको डील नहीं कर पाओगे। तो ये मेरे लिए आपको बिना समझे ये फार्मूला आप याद कर लेना, डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी, डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। और अब आपका काम हो चुका है। अब एनसीईआरटी आगे लिखती है कि वाटर मूव्स फ्रॉम लो डीपीडी टू हाई डीपीडी। हमने डीपीडी बराबर क्या बोला था? प्यास बोला था। अगर आपको लो प्यास है और किसी को हाई प्यास है तो आप जनरली सोच के देखो तो क्या करोगे? लो वाला पानी किसको देगा? हाई को देगा क्या? प्यासा को देगा। जो लो प्यासा है, कम प्यासा है, वो हाई प्यासा को पानी देगा। तो वाटर मूव्स फ्रॉम लो डीपीडी टू हाई डीपीडी। बात खत्म हो गया। इससे ज़्यादा इसमें कुछ है ही नहीं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में। नेक्स्ट चलो, इम्बाइबेशन जैसा टर्म आएगा आपको। मेरा ये कहना है कि आप इसके बाद आपको बार बार ये सब चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब आप सवाल लगाओ। इम्बाइबेशन, हाँ मैं बोल रहा हूँ कि पहले कम से कम 50 सवाल 100 सवाल लगाओ, उसके बाद आप एनसीईआरटी एक बार पढ़ना, ये बेस्ट तरीका होगा मेरे दोस्त। चलो इम्बाइबेशन को देखते हैं। इम्बाइबेशन का मतलब क्या होता है, तो एनसीईआरटी के बारे में आप पढ़ना। इम्बाइबेशन क्या है, बहुत कहानी लिख रखा है कि पुराना जैसे 2 पत्थर के बीच में आप अगर एक लकड़ी ठूंस दो और उसमें पानी पटाते जाओ पटाते जाओ पटाते जाओ, पत्थर टूट जाएगा। यार यही तो इम्बाइबेशन है। दूसरा, सीड का जर्मिनेशन होता है इम्बाइबेशन के थ्रू, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सीड एंड ड्राई वुड, लकड़ी, सीड और लकड़ी का क्या होता है, इसमें इम्बाइबेशन होता है, जिसमें एब्जॉर्प्शन होता है पानी का। एब्जॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन नहीं है ये, एब्जॉर्प्शन। तो डिफिनेशन भी ध्यान रखना। इट इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूज़न। तो देखो इसके लिए ट्रिक है हमारे पास, आईएसडी। आईएसडी कॉल लगाओ, काम हो जाएगा। आई से इम्बाइबेशन, एस से सीड जर्मिनेशन, डी से डिफ्यूज़न। ये स्पेशल टाइप का डिफ्यूज़न है, सीड जर्मिनेशन में पढ़ते हैं, और एक क्या है, इम्बाइबेशन है। अच्छा, बल्क फ्लो जैसा चीज़ लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। बल्क फ्लो में क्या होता है, बल्क फ्लो कैन बी अचीव्ड बाय ईदर थ्रू पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट और निगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट। ये कौन सा बला है, अभी समझाता हूँ। देखो पहले तो बल्क फ्लो को याद करो। बल्क फ्लो में बीपीएन लगाओ, बीपीएन लगाओ, यानी कि बी से हो गया बल्क फ्लो, पी से हो गया पॉजिटिव, एन से हो गया निगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट याद करना पड़ेगा। अब देखो निगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का एग्जांपल सुन लो कि निगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है, सक्शन थ्रू स्ट्रॉ। आप जो टेट्रा पैक में पाइप डाल के कोल्ड ड्रिंक पीते हो या फिर वो फ्रूटी वगैरह पीते हो, वो सक्शन करते हो। सक्शन मतलब कि खींचते हो, वो निगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का एग्जांपल है। लेकिन आप घर में
पाइप से पानी पटाते हो तो एक तरफ से नल से पानी आ रहा है और दूसरी तरफ से पानी निकल रहा है। एक पाइप में एक तरफ से पानी एंट्री ले रहा है, दूसरी तरफ से पानी निकल रहा है। तो ये पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक का गार्डन होज, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है। देखो WXY एक ट्रिक है हमारा, क्या है, वाटर और जाइलम से मूव करता है। तो इसको हम याद करते हैं कि वाटर जाए मिनरल जाए, वाटर जाए और मिनरल जाए, यानी कि वाटर और मिनरल दोनों जाइलम से जाएगा। अब देखो यहाँ पर एक टर्म है, माइकोराइजा इज ए सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगस विथ रूट सिस्टम। ये याद करो कि माइकोराइजा जो होता है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है किसका, फंगस और रूट सिस्टम का। तो इसके लिए सिम्बायोसिस को हिंदी में सहजीवन कहते हैं। सिम्बायोसिस को हिंदी में सहजीवन मतलब साथ में रहने वाला। तो ठीक है, माई सहरूफ माइकोराइजा, सह मतलब सहजीवन, रूट के साथ फंजाई रहता है। ख़त्म हो गया। दूसरा आ जाओ। अब एक फ़ोटो दे रखा है, मेरे ख्याल से मुझे वो आपको दिखाना चाहिए। अब मैं उसको दिखाने के लिए क्या कर सकता हूँ, अभी रुक जाओ, मैं दिखाते कोशिश करता हूँ। पता नहीं 11th का है यार, मिलेगा कि नहीं। हाँ रुक जाओ। इस पे तो नहीं दिख रहा दोस्त। एनसीईआरटी है ये, कौन सा, ये 12th की एनसीईआरटी आ गई। रुक जाओ यार, ये मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ अभी, क्योंकि दिखाने जाता हूँ तो लंबी हो जाती है ये बात। मैंने अच्छा, कैस्पेरियन स्ट्रिप आप फोटो मिन ये ट्रांसपोर्ट वाला चैप्टर में जा कर के खुद देखो। हाँ ज़रा देख लो यार, हेल्प कर दो। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, वीडियो लंबी हो जाती है, फिर आप उसमें बहुत समय आपका समय जाता है। ठीक है, तो आप देख लेना, मैं बता रहा हूँ। कैस्पेरियन स्ट्रिप का एग्जांपल एनसीईआरटी में दे रखा है। कैस्पेरियन स्ट्रिप इज़ प्रेजेंट इन इंडोडर्मिस। अच्छा, पहले तो सवाल ही है PYQ कि कैस्पेरियन स्ट्रिप कहाँ प्रेजेंट होता है। तो आंसर है इनर बाउंड्री ऑफ द कॉर्टेक्स, यानी इंडोडर्मिस। और इंडोडर्मिस क्या है, इनर बाउंड्री ऑफ द कॉर्टेक्स है। इंडोडर्मिस है इनर बाउंड्री ऑफ द कॉर्टेक्स, कैस्पेरियन स्ट्रिप इंडोडर्मिस में होता है। इंडोडर्मिस कहाँ होता है, तो इनर बाउंड्री ऑफ द कॉर्टेक्स। तो आपको ये याद करना पड़ेगा। अब देखो सबर फॉर इंडोकैस, सबर मतलब देखो, जो कैस्पेरियन स्ट्रिप होता है उसमें सुबेरिन का डिपोजिशन होता है, ये एनसीईआरटी की लाइन है। फिर उसके बाद इंडोडर्मिस में होता है, और इंडोडर्मिस कहाँ होता है, इनर बाउंड्री ऑफ कॉर्टेक्स। अच्छा, ये क्या करता है, कैस्पेरियन स्ट्रिप बोलते हैं। देखो एमपी से दो ट्रिक है हमारा, मोनोसियस पाइनस और माइकोराइजा पाइनस, ये दोनों याद रखोगे। गटेशन इज ड्यू टू रूट प्रेशर, ये एक लाइन में याद करने के लिए गुड रू, गटेशन इज ड्यू टू रूट प्रेशर। अच्छा, गटेशन रूट प्रेशर से आप क्या, अच्छा आपने सुबह सुबह में पेड़ का पत्ती देखा होगा, पत्ती के ऊपर में जो ब्लेड में पानी देखते हो, यही रूट प्रेशर के वजह से होता है, और ये गटेशन कहते हैं इस प्रोसेस को। मोनोकोट लीफ को आइसोबायलेटरल लीफ बोलते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। वो डायग्राम दे रखा है, उसमें आपको क्या याद करना है, मिस मोनोकोट आइसोबायलेटरल। ठीक है, उसके बाद देखो स्टोमेटा का डायग्राम देखना। स्टोमेटा के डायग्राम में रेडियल फाइबर के बारे में जिक्र है, वो सेलुलोज का बना होता है। अच्छा, वो क्या काम करता है, ओपनिंग और क्लोजिंग में। देखो इस तरह का कुछ बना हुआ है ना, इस तरह अंदर वाले थिक होते हैं, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, बाहर वाले थिन होते हैं। ये रेडियल अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोफैब्रिल है। जब ये इधर से खींचेगा तो ये इसको इधर खींचेगा, तो आप देख लेना लिखा हुआ लाइन। मेरे को उसमें अभी इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को है इंटरेस्ट इस टॉपिक को कवर करने में। CMR चूतिया है MR, ठीक है। CMR है यानी सेलुलोज माइक्रोफैब्रिल
रेडियल, याद करना। फिर उसके बाद देखो O2 इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल, ये 2018 का सवाल है कि O2 इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोमेटल मूवमेंट। O2 से इफेक्ट नहीं पड़ता है स्टोमेटा का मूवमेंट। अगर CO2 का कंसनट्रेशन बढ़ाओगे तो ट्रांसपिरेशन लॉस कम होगा। ट्रांसपिरेशन का लॉस कम होना मतलब इवोपरेशन कम होगा, पानी कम बर्बाद होगा, पानी कम बर्बाद होगा। ठीक है, उसके बाद चलो नेक्स्ट पर मोबाइल एलिमेंट का एग्जांपल है। मोबाइल एलिमेंट किसको कहते हैं? तो मोबाइल एलिमेंट मतलब भागने वाला, इधर उधर मूव करने वाला मोबाइल। तो कौन कौन मूव कर सकता है? जब शाहनवाज साहब पी लेते हैं ना, जब शाहनवाज पी के भागा, याद करने के लिए यही है कि शाहनवाज पी के भागा, सल्फर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, SN पी के भागा। इमोबाइल मतलब जो भाग नहीं सकता है। भाग नहीं सकता मतलब एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता। आयरन बोली काश मैं भी भाग पाती। अच्छा, यहाँ भी सल्फ़र, यहाँ भी सल्फ़र, तो यहाँ वाला सल्फ़र को इम्पोर्टेंस देना, इसमें ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो आयरन हो गया और कैल्शियम। जनरली कैल्शियम पे ये सवाल अब तक पूछा गया है। ठीक है, फ्लोएम, फ्लोएम क्या है? बॉयफ्रेंड है, बाई डायरेक्शनल फ्लो होता है। अच्छा, जाइलम में यूनि डायरेक्शनल। अच्छा, पानी कहाँ से ऊपर, आसमान से तो पानी पेड़ के नीचे घुसेगा नहीं, पेड़ के अंदर होते हुए नहीं घुसता है, लेकिन ज़मीन से पानी पत्ती के ऊपर जाता है और पत्ती से भी इवोपोरेट होता है। तो जाइलम क्या कर रहा है? वाटर जाए मिनरल जाए, हमने लॉजिक बनाया था। तो जाइलम में वाटर जाए मिनरल जाए अगर होगा तो वो नीचे से ही जाएगा, यानी यूनि डायरेक्शनल था, ये बाई डायरेक्शनल है। फ्लोएम सैप इज़ मेनली वाटर। अच्छा, फ्लोएम में जो मटेरियल जाएगा वो कौन होगा? वाटर होगा, सुक्रोज होगा, और बट अदर शुगर, हार्मोन, अमीनो एसिड आर ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड और ट्रांसलोकेटेड। ये अंग्रेजी लाइन है। फ्लोएम सैप की पीएच एल्कलाइन होती है, ये याद रखोगे। गर्डलिंग क्या होता है? गर्लफ्रेंड। यानी देखो, गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट किया गया था, इससे सवाल आया था। जैसे कि ये पेड़ है, इसका तना है, स्टेम है, अब यहाँ से मटेरियल बीज में, बाकी सब ये हार्ड है, अंदर अंदर से मटेरियल जा रहा है। तो जब इसको कट करोगे तो वहाँ तक कट करना है, कट करके निकालना है मटेरियल को जहाँ तक फूड अप टू फ्लोएम। ये एनसीईआरटी का है डायग्राम। पहले आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है मिनरल न्यूट्रिएंट्स। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा मिनरल न्यूट्रिएंट का स्टार्ट करेंगे। ये ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स हुआ ख़त्म। ठीक है, इसमें मेरा इतना ही ट्रिक है, आपको काम आ जाएगा दोस्त। ये बहुत मेहनत करके पढ़ने के बाद ही आया। ठीक है, नेक्स्ट